हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोट सावर्ट्स की थर्ड एप्लीकेशन के बारे में, जो है मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। इससे पिछली वीडियो में हमने फाइंड किया था मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर, ठीक है, किसके? करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के, ठीक है। जिसने नहीं देखा हो जाकर देख लो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम सबसे पहले डायग्राम समझते हैं, डायग्राम एक इंपॉर्टेंट है इसका। तो हम देखो डायग्राम समझते हैं। सबसे पहले ये एक सर्कुलर कॉइल मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये कॉइल है सर्कुलर, और हमें फाइंड करना है इसके सेंटर से लेकर के ये इसके एक्सिस है, ये पी एक्सिस मान लो, ठीक है। तो यहाँ इस पी पॉइंट पर हमें क्या करना है, इस एक्सिस पर, ये जो एक्सिस है इसकी, इस पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल देख के बताऊँ, तो मैं आपको एग्जाम्पल देख के बताता हूँ कि ये कॉइल कैसे है। ये कॉइल इस तरीके से, देखो ये इस तरीके से कॉइल है, इस तरीके से। ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे बोर्ड पे तो ऐसे बनाया है मैंने, लेकिन ये एक्चुअल में है कैसे, ये ऐसे है, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसके सेंटर, इसका जो सेंटर होगा वो कैसे होगा, ये होगा, इसका सेंटर ये होगा बीच में से। तो इस एक्सिस पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। इस तरीके से इमेजिन करना है इसको आपको, ठीक है। तो इसके जो ये वाला पार्ट है वो ये है सामने वाला, और ये जो पीछे वाला पार्ट है वो पीछे साइड है, जो आपको नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से बना देता हूँ डॉटेड, मैं इसको थोड़ा डॉटेड करके बना देता हूँ। मतलब ये वाला कौन सा पार्ट है जो पीछे के साइड में है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और ये कौन सा है, आगे वाला पार्ट है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से रखी हुई है सर्कुलर कॉइल, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा ही करंट एलिमेंट लेट करते हैं किसी भी पॉइंट पर। हम इस पॉइंट पर छोटा सा लेंथ एलिमेंट, करंट एलिमेंट लेट कर लेते हैं, जो क्या होगा हमारा डीएल होगा, ठीक है। डीएल वेक्टर ले लेते हैं हम, डीएल वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो करंट की डायरेक्शन है वो ऐसे है, यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है करंट, ऐसे, ठीक है। और इस पॉइंट पर भी हम ले लेते हैं सेम एक करंट एलिमेंट, जो होगा हमारा डीएल, ये भी सेम होगा, जो जितना यहाँ है उतना ही यहाँ पर भी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दोनों ही करंट एलिमेंट इक्वल होंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके द्वारा जो होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पर, वो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। वो इस तरीके से होगी, इस तरीके से, और इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर, वो इस तरीके से होगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर ये जो है, ये किसके लिए स्टूडेंट्स, ये हम इसको मान लेते हैं क्या, इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम dB2 बोलते हैं, और इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड है हम इसको dB1 बोल देते हैं, ठीक है। dB1 मैग्नेटिक फील्ड, dB वेक्टर भी लगा सकते हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब देखो हमें आगे क्या देखना है यहाँ पर, कि जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, रेडियस जो इसकी है वो a है, ठीक है। और जो यहाँ से सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस होता है, क्या होता है वो स्टूडेंट्स, वो r होता है, ठीक है। हम इसको r मान ले रहे हैं, यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस है ये r है आपका, ठीक है, समझ गए। तो अब बताओ ये डिस्टेंस क्या होगा, ये r है, ये a है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका a² प्लस में r² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पाइथागोरस अगर थ्योरम लगाओगे तो यही होगा। यहाँ पर भी ये सेम वही है, ये भी r, ये भी a होएगा, ये a है तो ये भी a ही होगा, और ये भी, इसके लिए भी ये r होगा, इसके लिए a होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सेम a² प्लस r² का अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो dB वेक्टर है इसके लिए हम दो कंपोनेंट लिखेंगे, वेक्टर के लिए दो कंपोनेंट्स हम डिवाइड कर देते हैं दो कंपोनेंट में। ये कौन सा होगा स्टूडेंट, ये dB cos थीटा होगा आपका, और ये dB sin थीटा होगा, ठीक है, dB sin थीटा, ठीक है। आप इसको dB2 भी लिख सकते हो, dB2, और ये आपका dB2 sin थीटा, ठीक है। और यहाँ पर इसको भी हम दो कंपोनेंट डिवाइड कर देंगे इस dB1 वाले को, तो एक कंपोनेंट इसके ऊपर से फिर से इसके ऊपर होगा, और दूसरा कंपोनेंट इसके नीचे होगा यहाँ पर। तो ये वाला जो होता है वो कौन सा होगा आपका, dB cos थीटा, dB1 है तो यहाँ पे dB1 cos थीटा लिख देंगे, और ये वाला जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, dB1 sin थीटा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखो क्या होगा इसके बाद, हमें इसके बाद यहाँ पर थीटा ऐड करना है। हम इसको एंगल को थीटा ऐड कर लेते हैं, कहीं कहीं बुक में फाई लेट किया हुआ है,
ठीक है, ये आपका थीटा एंगल है। तो आप देख सकते हो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और ये 90 माइनस थीटा होगा स्टूडेंट्स, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये भी थीटा हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल बराबर है ना। ये आर मान लो यहाँ से इसको डिस्टेंस, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं। अब ये वाला थीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा, ये पी पॉइंट पर, ये जो है पी छोड़ दो यहाँ पर, पी मैं यहाँ लिखता हूँ पी, ये वाला जो है ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, समझ गए, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना आपको समझना है, डायग्राम में बनाना है आपको। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन में क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ। बायोट-सावर्ट्स लॉ जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, किसके लिए, पहले dV1 के लिए लिखेंगे, इस करंट एलिमेंट के लिए dV1 के लिए। तो dV1 के लिए जो होगा आपके पास वो क्या होगा, IDL साइन थीटा, नहीं, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या होता है, μ0/4 IDL साइन थीटा अपॉन में r²। अब यहाँ पर जो r है वो क्या है स्टूडेंट्स, r मतलब कि जो आपका r है यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है इसके लिए, ये जो इसका डिस्टेंस है, ये जो इसका डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, यही आपका r होगा। ठीक है, हो जाएगा a² प्लस में r²। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब कि देखो जो करंट एलिमेंट से p पॉइंट पर जो डिस्टेंस होता है उसी को हम r बोलते हैं। आपको याद होगा, जो भी करंट एलिमेंट हम लेट करते हैं तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, p पॉइंट पर, करंट एलिमेंट से p पॉइंट पर जो डिस्टेंस होता है उसी को हम बोलते हैं। तो यहाँ से करंट एलिमेंट से इस p पॉइंट पर डिस्टेंस है, इसी को तो हम लेट करेंगे, इसी को तो लिखेंगे हम r की जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको देखना है थीटा कितना होगा। हम यहाँ पर थीटा कितना होगा ये देखेंगे। तो थीटा आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा इस करंट एलिमेंट की मदद से। तो देखो, तो फिर से हम यहाँ पर कॉइल को देखेंगे। ये जो कॉइल है आपकी वो इस तरीके से रखी हुई है। तो आपको बताना है कि यहाँ से ये जो कॉइल है और ये जो जा रहा है, ये जो डायरेक्शन जा रही है, कितनी एंगल से जा रहा है ये, तो ये जा रहा है 90 डिग्री के एंगल से। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल तो बन ही नहीं रहा, ये 90 डिग्री का एंगल तो है ही नहीं इस कॉइल से। तो स्टूडेंट्स ये एक 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर। देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये कॉइल ऐसे है, ये कॉइल ऐसे नहीं रखी हुई, मैंने आपको बताया था। ये कॉइल कैसे रखी हुई है, ये कॉइल ऐसे रखी हुई है ना, ये ऐसे रखी है। तो यहाँ पर आप सर्कल के जो बाउंड्री होती है, किसी भी पॉइंट से अगर आप उसको देखोगे तो वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। यहाँ पर अगर आप देखो, ये जो जहाँ मार्कर का ये जो पॉइंट है, यहाँ पर देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इस पॉइंट पर, ये जो दोनों टच हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे देखो, समझे। तो ये ऐसे ना होकर के ये कॉइल ऐसे है, तो आप इसको ऐसे देखो कि ये जो डायरेक्शन जो जा रही है ना वो ऐसे जा रही है, ऐसे, और ये जो डायरेक्शन जा रही है वो यहाँ से ऐसे जा रही है, ऐसे होकर के, और बीच में ये एक्सिस है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो एंगल लेंगे, ये जो एंगल है ये कितना 90 डिग्री का एंगल होगा। ध्यान रखना, ये जो एंगल होगा इस कॉइल से इसके अंदर का वो 90 डिग्री का होगा। अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, आपको याद रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि थीटा जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं dB1 जो है आपका वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा आपका μ0/4 IDL साइन 90 अपॉन में क्या हो जाएगा √a² प्लस में r²। तो फिर क्या हो जाएगा dB1 कितना हो जाएगा आपका μ0/4, ये क्या हो जाएगा IDL साइन 90 तो हट जाएगा क्योंकि 1 हो जाएगा साइन 90 अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स a² प्लस में r²। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये आ गया आपका किसके लिए, dB1 के लिए। सेम आपको dB2 के लिए निकालेंगे सिमिलरली फॉर dB2 के लिए निकालेंगे। तो dB2 के लिए भी वही सेम होगा। dB2 के लिए भी यहाँ पर भी जो एंगल होगा वो भी 90 डिग्री का होगा, यहाँ से भी 90 डिग्री का एंगल होगा। तो सेम वही चीज़ आ जाएगी, ये भी सेम है यहाँ पर, है ना, सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं डायरेक्ट कि dB2 के लिए जो होगा वो क्या होगा μ0/4, ये भी सेम यही होगा IDL अपॉन में a² प्लस में r²। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं कि जो dB1 है आपका, dB1 वेक्टर वो किसके बराबर आया है, dB2 वेक्टर के बराबर आया है ना। तो हम इसको dB' लिख लेते हैं, dB'। ठीक है, dB' वेक्टर लिख लेते हैं हम इसको। ठीक है, हम दोनों को हम dB' वेक्टर लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ पर आपको ये देखना है
कि जो dB1 और dB2 ये दोनों थे, ये क्या थे, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, और dB1 dB2 दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि dB1 cos थीटा एंड dB2 cos थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे कैंसल ईच अदर। ठीक है, दोनों कंपोनेंट जो होंगे ये वाले इक्वल अपोजिट होने के कारण क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ईच अदर। सो द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो किसके द्वारा होगी, dB साइन थीटा के द्वारा होगी। ठीक है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी ऑफ dB साइन थीटा। ठीक है, या फिर dB डैश लिख सकते हो, क्योंकि हम dB1 dB2 को हमने क्या मान लिया, dB डैश मान लिया। ठीक है, तो अब देखो स्टूडेंट, हम यहाँ पर dB साइन थीटा के लिए निकालेंगे, क्योंकि dB1 dB2 दोनों कैंसिल हो चुके हैं, क्योंकि इक्वल अपोजिट से ये दोनों कैंसिल नहीं हुए, क्योंकि दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और यहाँ पर आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही लेंथ एलिमेंट लिया है तो सिर्फ एक ही dB साइन थीटा होगा। यहाँ पर आप कई सारे लेंथ एलिमेंट लोगे, कई सारे करंट एलिमेंट अगर आप एज्यूम करोगे यहाँ पर करोगे, तो इनके द्वारा भी जो डायरेक्शन के द्वारा इनकी भी डायरेक्शन होगी ऐसे ही, और इनके लिए भी dB साइन थीटा होगा। तो यहाँ पर कई सारे dB साइन थीटा हो सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, dB डैश साइन थीटा। ठीक है, dB डैश साइन थीटा के लिए हम निकालेंगे यहाँ पर। तो dB डैश साइन थीटा निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, dB डैश इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा सुनिए साहब का, रूट a स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। अब हम इसके लिए निकाल लें, तो इसके लिए हम निकाल रहे हैं, तो देखो हमने यहाँ पर dB1 dB2 को हमने सिर्फ एक ही माना है यहाँ पर, क्योंकि दोनों इक्वल थे, तो इसलिए हमने सिर्फ dB डैश लिख दिया। ठीक है, dB डैश, तो यहाँ पर dB डैश लिखा हमने, dB डैश इज इक्वल्स टू में इसके लिए निकाल रहे हैं हम dB साइन थीटा के लिए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब ये इसके लिए हमें आना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल है, देखो dB डैश क्या है, स्मॉल है, क्योंकि d लगा हुआ है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेट अबव इक्वेशन, इंटीग्रेशन कर देंगे। dB डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बाहर निकल जाएगा, I भी बाहर निकलेगा यहाँ पर, और क्या बाहर निकलेगा, ये भी बाहर निकलेगा, रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। साइन थीटा भी कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, dl बचेगा आपका। ठीक है, तो dB क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, क्योंकि dB का हमेशा इंटीग्रेशन b होता है, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो बाहर आ जाएंगे एज इट इज़ कांस्टेंट, अपॉन में रूट a स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। ठीक है, अब dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई r, क्योंकि करंट एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, तो ऐसे ही पूरे का अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा, तो 2 पाई r हो जाएगा। और यहाँ पर r क्या होती है, रेडियस होती है। रेडियस क्या है, यहाँ पर ये a है। ठीक है, तो रेडियस यहाँ पर a है, तो 2 पाई a लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ 2 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I साइन थीटा, यहाँ पर क्या बचा, a बचा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर 2 बचेगा, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ 2 बचेगा, और अंडर रूट में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब कि अब थीटा फाइंड करना है हमको। तो स्टूडेंट इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे, मैं इसको रफ कर, स्टूडेंट हमें क्या करना है, अब साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन थीटा क्या होता है स्टूडेंट, आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। तो अगर हम इस एंगल को देखें, यहाँ पर ये वाला एंगल, ये ट्रायंगल देखें, अगर हम इन ट्रायंगल किसमें P, अगर आप इसको कोई एंगल का नाम देना चाहते हो, उसको अगर आप O नाम देना चाहते हो, उसको C नाम देना चाहते हो, तो आप नाम दे सकते हो, उससे कोई वो नहीं है। इन ट्रायंगल POC, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो आप कि इन ट्रायंगल POC। तो इस ट्रायंगल POC में अगर आप यहाँ पर थीटा एंगल फाइंड करना चाहते हो, ये वाला, तभी तो थीटा निकलेगा, तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे, तो यहाँ पर आप परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है, थीटा क्या है, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये जो आपका परपेंडिकुलर है, तो A हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया आपका, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये तो बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो रूट क्या हो गया, रूट a स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर हाफ
क्योंकि रूट का मतलब ही तो होता है हाफ। स्टूडेंट्स एक मिस्टेक हो गई है, जहाँ पर हमने ये लिखा है उसमें आप क्या करोगे, सब में स्क्वायर, उसमें क्या होगा स्क्वायर लगेगा, क्योंकि वहाँ पर अपॉन में आर स्क्वायर होता है। जो डी की वैल्यू होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, म्यू0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये जो हमारा था ये सिर्फ आर था, तो उसको आपका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो स्क्वायर करोगे तो वहाँ से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो ये रूट हटा दो आप, ठीक है। आप करके, जब मैंने यहाँ करवाया था आप इसको स्क्वायर करके दिखा देना, फिर स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देना और फिर उसके नेक्स्ट स्टेप से रूट हटा देना हर जगह से। तो यहाँ पर रूट हट जाएगा हर जगह से, तो ये अपॉन में सिर्फ ये बचेगा आपका ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो ये रूट हटा देना, ये मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका ये आंसर आएगा यहाँ पर। तो अभी आंसर नहीं आया, अभी तो और भी है आगे। अब देखो यहाँ पर हम इसको रूट को हटा करके यहाँ पर हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को पुट करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं, भाई लिखो पुटिंग साइन थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो क्या आएगा, देखो हमारा b इज इक्वल्स टू में म्यू0 अपॉन में 2 पाई, ठीक है, आई साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी है तो हम यहाँ पर आई लिखेंगे, फिर a लिखेंगे, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, अपॉन में नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पुट करते हैं साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा कितना है हमारे पास a, और क्या है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस में आर हाफ, ये है ना। तो a से ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, म्यू0 आई ए स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 2 पाई, ठीक है। और यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2 है, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई आपकी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई आपकी टोटल इस एक्सिस पर। अगर यहाँ पर हमें पूछा होगी n टर्न्स के लिए, इफ़ कॉइल कंटेन n टर्न्स, अगर उसके अंदर n टर्न्स हो, मतलब कि जो हमने एक सिंगल कॉइल लिया था अभी राउंडेड कॉइल, अगर उसके अंदर कई सारे राउंडेड कॉइल होंगे, n टर्न्स हो, उसमें नंबर ऑफ राउंडेड टर्न्स n हो, तो मतलब कि कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ कॉइल n हो उसमें, तो हम वहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर देंगे। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा म्यू0 अपॉन 2 पाई, म्यू0 अपॉन 4 पाई मत कर देना स्टूडेंट्स, गलत कर दोगे तो, क्योंकि यहाँ पर हम कैंसिल कर चुके हैं इसको, ठीक है। तब जल्दी में इसको म्यू0 अपॉन 4 पाई मत लिख देना, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो ये आपको क्या आ गया, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया आपका एक्सिस पर, ठीक है। अब एक चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ पर हम स्पेशल केस लेंगे एक, ये आपको केस पता होगा। इस फर्स्ट केस में हम क्या लेंगे, इफ़ पी पॉइंट लाइज एट द सेंटर। देखो ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, हमने यहाँ पर क्या लिया, फर्स्ट केस लिया है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट केस है, अब हमारा फर्स्ट केस चल रहा है, स्पेशल केस है हमारा। तो पी पॉइंट अगर क्या हो, सेंटर पर हो, तब मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये पूछ रहा है ये। तो देखो यहाँ पर पी, ये जो पी पॉइंट है ये सेंटर पर अगर आ जाएगा तो डिस्टेंस क्या बचेगा इसके बीच का, आर तो गायब हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे उठ के यहाँ पर आ जाएगा तो डिस्टेंस तो रहा ही नहीं। तो यहाँ से आर हटा दो, है ना। तो यहाँ से आर हट जाएगा तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, म्यू0 अपॉन ये 2 पाई आई ए स्क्वायर n टर्न्स के लिए मैं बता रहा हूँ, फॉर n टर्न्स के लिए। अगर आप n टर्न्स के लिए नहीं लिखना चाहते तो आप इसके लिए भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इसके लिए लिख दो, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो n टर्न्स के लिए पूछ रहा हो, आप लिख भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप n लिख दोगे तो यहाँ पर आप लिख दो फॉर n टर्न्स, ठीक है। तो मैं इसके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन में, यहाँ से क्या कर दो, यहाँ से r हटा दो यहाँ से, तो ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, ए स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा b इज इक्वल्स टू में म्यू0 अपॉन 2 पाई आई ए स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए क्यूब, ठीक है। ए स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका b इज इक्वल्स टू में म्यू0 अपॉन 2 पाई आई अपॉन में a, ये बचेगा, ठीक है। और अगर n टर्न्स के लिए अगर यहाँ पर लिखोगे आप फॉर n टर्न्स के लिए, तो यहाँ पर n मल्टीप्लाई कर दो बस। तो आप एक चीज़ और देख सकते हो, आपको अगर ध्यान आ रहा हो कि इससे पिछली वीडियो जो मैंने करवाई थी उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकली थी एट सेंटर पर, वो यही निकली थी। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो जाकर के,
ठीक है। तो इससे देखो एक और बार प्रूफ हो गया कि अगर हम सेंटर पर अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहें तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड यही निकलती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। तो आपको इस तरीके से समझ करना है, ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम है और उसके डेरिवेशन भी, तो आपको समझना है और उसको कॉपी में करके देखना है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको स्टेप वाइज आपको समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे हुआ है ये डायग्राम। अच्छे से साफ सुथरा बनाओगे तब आपको अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो डायग्राम समझ लो पहले, फिर उस तरीके से आप डेरिवेशन कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में यहीं तक था, इसको यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।